हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो मेरा ये डायलॉग आप तुम लोगों को रट गया होगा, ठीक है। चलो, लेकिन अच्छा है। तो आज क्या है, अभी यही सोच रहे होंगे कि आज क्या है। तो आज है इम्पल्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारा चैप्टर चल रहा है। बहुत सारे डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। न्यूटन के तीनों लॉज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। उन लॉज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए याद रखनी है वो भी हमने डिस्कस कर ली है। लॉज तो आपको छोटी क्लासेस से पता ही है ना, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उनमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली है यहाँ पे और यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल न्यूमेरिकल्स का थोड़ा हाई होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन लॉज में छुपी हुई है वो भी हमने डिस्कस की बहुत डिटेल में। सारे फोर्सेस, जितने फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे सारे फोर्सेस को वन बाय वन हमने डिस्कस किया। फ्रिक्शनल फोर्स है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, स्यूडो फोर्स है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वेट ऑफ द बॉडी, ये सब हमने डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप नहीं देख पाए तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आज बात करने वाले हैं इम्पल्स की, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस इम्पल्स के टॉपिक को यूज़ करके या इसके कंसेप्ट को यूज़ करके बहुत सारे डिफ़िकल्ट लगने वाले न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दिखेगा बहुत डिफ़िकल्ट लेकिन होगा बहुत आसान। तो पहले समझ लेते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। कल मैं किसी बहुत बड़े चैनल में देख रहा था तो वो कोई सज्जन पढ़ा रहे थे, तो कह रहे थे साहब वो इम्पल्स का मीनिंग आज तक किसी ने नहीं बताया। तो मैंने कहा यार फिर आप ही बता दो, मतलब मैं सुन रहा था उनको। तो उन्होंने जो मीनिंग बताया मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये इम्पल्स होता है। इम्पल्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि दो वर्ड्स को मिला दें आप, इम्पैक्ट एंड पल्स। दो वर्ड्स को मिला दूं, इम्पैक्ट एंड पल्स। अब यहां पे पल्स को समझना भी थोड़ा ज़रूरी है। पल्स वर्ड कहाँ आता है? जैसे आपने सुना होगा इम्पल्सिव डिसीजन बहुत खतरनाक होते हैं। क्या होता है इस स्टेटमेंट का मीनिंग? इम्पल्सिव डिसीजन बहुत डेंजरस होते हैं। तो इम्पल्सिव डिसीजन मतलब ऐसा डिसीजन जो आपने बिना सोचे समझे ले लिया। इस सोचने समझने में तो टाइम लगता है, लेकिन विद इन नो टाइम बिना सोचे समझे आपने डिसीजन ले लिया, उसको आप कहते हैं इम्पल्सिव डिसीजन या इम्पल्सिव बिहेवियर। वो भी वही है कि ऐसा बिहेवियर जो बिना सोचे समझे आप करते हैं। जैसे आदमी गुस्से में होता है तो इम्पल्सिव हो जाता है, वो सोचता समझता नहीं है, फिर अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती है। या डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी पल्स देखता है, तो आपकी पल्स कैसे चलती है? ये ऐसे चलती है पल्स। पल्स वर्ड का मतलब हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन से कनेक्टेड होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई भी चीज़ हो रही है वहाँ पे पल्स वर्ड आ जाता है। जैसे कोई एनर्जी का सोर्स है और वो बहुत सारी एनर्जी बहुत शॉर्ट टाइम में रिलीज कर रहा है, तो आप पल्स वर्ड वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। पल्स एनर्जी, पल्स, पल्स ऑफ एनर्जी, कि बहुत सारी एनर्जी शॉर्ट ड्यूरेशन में बाहर आ गई, तो पल्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं आप। तो पल्स वर्ड का मतलब है शॉर्ट ड्यूरेशन। और यहाँ हमारे डिस्कशन में पल्स का मतलब है कि अ लार्ज फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लार्ज फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ऐसे फोर्सेस के इम्पैक्ट को इम्पल्स कहते हैं। इसलिए इम्पल्स का मतलब है इम्पैक्ट ऑफ अ पल्स, और पल्स का क्या मतलब है? लार्ज फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। दिस इज द मीनिंग ऑफ इम्पल्स, इम्पैक्ट ऑफ अ पल्स। और पल्स मैंने जैसे बताया कि लार्ज फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। इसको कहते हैं इम्पल्स। और ऐसे फोर्सेस आपको कहां देखने को मिलते हैं? कोलिजन्स में। चाहे क्रिकेट बैट से बॉल को आपने हिट किया सिक्स मारने के लिए तो वो इम्पैक्ट, चाहे आपने फुटबॉल को किक मारा वो इम्पैक्ट, चाहे दो व्हीकल्स आमने सामने से भिड़ गए हेड ऑन कोलिजन में वो इम्पैक्ट। इन सभी केसेस में जो इम्पैक्ट टाइम है या जो कांटेक्ट टाइम है या जो फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं उसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। आपने एक बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया
तो हाइट से ड्रॉप करके जब वो ग्राउंड को हिट करती है तो ग्राउंड के और बॉडी के कांटेक्ट का जो टाइम होता है बहुत शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर इम्पल्स की बात होती है। हालांकि इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, आगे चल के बताऊंगा। पर इम्पल्स नॉर्मली कोलिजन्स के केसेस में होता है, लार्ज फोर्स लगता है और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पे, अभी मैंने फॉर्मूला आपको नहीं बताया, लेकिन ग्राफिकली अगर मैं इम्पल्स को दिखाऊं फोर्स वर्सेस टाइम, क्योंकि फोर्स और टाइम की बात हो रही है, फोर्स एंड टाइम, लार्ज फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो इम्पल्स को आप ऐसे दिखाएंगे, लार्ज फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, और आप देख रहे हैं कि पल्स जैसा है, ठीक है। आपका हार्ट जब बीट करता है ऐसे बीट करता है, तो हार्ट के बीट्स की जो रेट है उसका जब ग्राफ निकल के आता है तो ऐसा ग्राफ देखा होगा आपने। ये क्या देख रहे हैं, पल्सेस देख रहे हैं आप। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, पल्स का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन। एनीवे, बात शुरू करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूले की बात करूँ इम्पल्स के, तो हम सेकेंड लॉ से शुरू करते हैं, सेकेंड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये है वेरिएबल फोर्स है अगर, तो फिर आप इसको ऐसे लिखते हैं, वेरिएबल फोर्स के लिए ऐसे लिखते हैं, कांस्टेंट फोर्स के लिए ऐसे लिखते हैं। अब इस डेल्टा टी को अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इतना आएगा, ऐसे यहां कर दूं तब भी, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है यही इम्पल्स है। दिस इज व्हाट वी कॉल इम्पल्स। तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इनटू सेकेंड, और ये डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इम्पल्स का भी डायरेक्शन होगा, डिनोटेड बाय जे। इसको हम जे से डिनोट करते हैं, ये इम्पल्स का फॉर्मूला है, ठीक है। और F इंटू डेल्टा टी फॉर्मूला है। तो अगर आपको फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है कहीं पे, कांस्टेंट फोर्स है तो ऐसा ग्राफ होगा, और वेरिएबल फोर्स है तो कैसा भी हो सकता है। वेरिएबल फोर्स का कोई डेफिनेट ग्राफ नहीं होगा, तो मान लो मैं ऐसा कोई ग्राफ ले लूँ वेरिएबल फोर्स का। तो अगर आपको फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ मालूम है तो इस ग्राफ का एरिया अगर आप ये वाला निकाल लेंगे तो आपको इम्पल्स मिल जाएगा, F डेल्टा टी, जे मिल जाएगा आपको। यहाँ देखिए ये वेरिएबल फोर्स है, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अगर इम्पल्स निकालना है, मान लो मुझे इस ड्यूरेशन के लिए T1 से T2 के बीच का इम्पल्स अगर निकालना है तो भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, F जो फोर्स है वो dt, ठीक है, ये वाला फॉर्म लगेगा क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, इंटीग्रेशन करोगे T1 से T2 तक, ये आपको इम्पल्स दे देगा। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन थ्योरेटिकल वाला कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल में आते हैं। और ये डिस्कशन कोई नया नहीं है, छोटी क्लासेस में आपने बहुत आराम से पढ़ा होगा, मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ कि साहब वो क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो हाथ का एक्शन ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है। लुक एट दिस फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम को अगर कांस्टेंट कर दूं, अगर ये कांस्टेंट है, चेंज इन मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, ठीक है, मोमेंटम कांस्टेंट है नहीं कह रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी मोमेंटम जो चेंज हुआ वो अगर कांस्टेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा, और टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम। इस बात को समझिए। अब इसको मैं आपको इस एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। नाउ लेट्स इमेजिन आप क्रिकेट खेल रहे हैं और फील्डिंग साइड में है, बाउंड्री पे किसी प्लेयर ने आपकी तरफ थ्रो मारा, बॉल फेंकी, तो वो m मास की बॉल v स्पीड से आपकी तरफ बढ़ी चली आ रही है, तो उस बॉल के पास कितना मोमेंटम है, m इंटू वी। आपके हाथ से जब रोकेंगे कैच लेने के लिए तो आपके हाथ से चिपकने के बाद बॉल का मोमेंटम कितना हो गया, 0। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, mv मोमेंटम से बॉल आ रही थी, आपके हाथ को हिट करने के बाद रेस्ट में आ गई,
अगर आप अच्छे कैच करने वाले हैं तो पकड़ ही लेंगे, नहीं तो नीचे गिर जाएगी। तो पकड़ लिया आपने, यू आर अ गुड फील्डर, ठीक है। तो कैच आपने अच्छे से पकड़ लिया, तो आपके हाथ को टच करने के बाद बॉल रेस्ट पे आ गई, तो उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, mv मोमेंटम से आ रही थी, फाइनली 0 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम mv हो गया। तो अब ये mv जो चेंज इन मोमेंटम है ये फिक्स है। अब आप बॉल को यहीं रोक दो या फिर ऐसे रोको। अगर यहीं रोक दिया तो टाइम बहुत कम लगा चेंज इन मोमेंटम का, बॉल रेस्ट पे आ गई, इमीडिएटली रेस्ट पे आ गई, फोर्स ज़्यादा लगेगा, हाथ में चोट ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपने ऐसे करा तो बॉल को यहाँ से यहाँ तक ला के रोका आपने, तो ड्यूरेशन आपने बढ़ा दिया, तो फिर आपके हाथ में उतनी चोट नहीं लगती है, आराम से आप कैच पकड़ लेते। सिंपल। किसी हाइट से आपने जंप किया तो आपका बॉडी का मास मान लीजिए m है, और जब आप हाइट से जंप करेंगे तो ग्रेविटी आपकी स्पीड बढ़ाएगी, तो ग्राउंड को हिट करने से पहले आपके पास कोई स्पीड होगी, तो मान लीजिए ग्राउंड को टच करने से ठीक पहले आपकी बॉडी की स्पीड v है, तो आपका मोमेंटम कितना है, m × v। ग्राउंड को हिट करने के बाद फाइनली आप रेस्ट पे आने वाले हैं, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, तो चेंज इन मोमेंटम फिर से कितना हो गया, m × v। अब अगर जिस सरफेस को आपने हिट किया अगर वो हार्ड सरफेस है, तो जैसे ही आप लैंड करेंगे इमीडिएटली रेस्ट पे आ जाएंगे। हार्ड सरफेस पे अगर आप लैंड कर रहे हैं तो मोमेंटम चेंज होने में टाइम नहीं लगा, दिस डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, आपको चोट ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर वो सरफेस सॉफ्ट है, जैसे किसी इस सरफेस के नीचे स्प्रिंग लगे हुए हैं मान लीजिए, तो जब आप लैंड करेंगे तो सरफेस नीचे जाएगी, तो आपका मोमेंटम 0 होने में टाइम लगेगा। टाइम ज़्यादा बढ़ने से फोर्स कम लगेगा, आपको चोट कम लगेगी। गाड़ी में, आपकी बाइक में या स्कूटी में या कार में जो होता है वो शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, क्योंकि जब आप बम्पी रोड में चल रहे होते हैं, बम्पी गड्ढे, हिंदुस्तान में तो हर जगह ऐसे ऐसे गाड़ी करेगी, तो अगर जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम का ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, तो इम्पैक्ट कम होता है, फोर्स कम फील होता है आपको अंदर बैठ के गाड़ी के या स्कूटी में या बाइक में, झटका नहीं लगता है जिसको आप कहते हैं। तो झटका साइंटिफिकली मतलब फोर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, थ्योरेटिकल डिस्कशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम कवर करने की। तो देखिए पहला क्वेश्चन अच्छा फिर से एक बार देख लेते हैं, ये इम्पल्स का फॉर्मूला है, तो F × डेल्टा टी इम्पल्स देगा, अगर वेरिएबल फोर्स है तो ऐसे और कांस्टेंट फोर्स है तो ऐसे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया आपको इम्पल्स देता है तो मैं ग्राफिक वाले क्वेश्चन से ही शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि एक m मास की बॉडी है जिसका मास 2 kg है, इसकी इनिशियल स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, यानी 0 टाइम पे, 0 टाइम वैसे तो कुछ नहीं होता है, पर जहाँ जब बॉडी ने स्टार्ट किया अपना मोशन तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपने इसमें एक फोर्स लगाया 6 सेकेंड्स के लिए, और जो फोर्स आपने लगाया उसका ग्राफ आपको दे रखा है। फोर्स आप मान लीजिए न्यूटन में लगा रहे हैं और टाइम सेकेंड्स में है, तो ऐसा फोर्स आपने बॉडी में लगाया, ग्राफिकली आप देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि फाइंड स्पीड एट 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में बॉडी की स्पीड क्या होगी ये बताना है अब आप इसको v = u+at वाली इक्वेशन से सॉल्व करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा इम्पल्स का कंसेप्ट यूज़ करके। तो मैं क्या करने वाला हूँ मैं इसी इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि इम्पल्स तो मैं इसके एरिया से निकाल लूँगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, इम्पल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स कितना आएगा यहाँ पे, इस ग्राफ का एरिया, ये वाला एरिया। अब क्योंकि ये ट्रेपीजियम है, अच्छा ये फोर्स आपको मान लीजिए 10 न्यूटन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है तो क्योंकि ट्रेपीजियम है तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स में एक तो 6 हो गया, दूसरी साइड ये हो गई, तो ये कितना आएगा 4 - 2 2, दिस इज 2, तो ये साइड 2 हो गई और ये वाली कितनी हो गई 6, तो 6 + 2 इंटू हाइट, हाइट का मतलब 10, ठीक है। ट्रेपीजियम का एरिया आ गया, ये साइड हो गई 6,
ये हो गई 2, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और हाइट कितनी है 10। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 8 and 4 40 न्यूटन सेकेंड ये इम्पल्स आ गया आपका। अब ये कह रहा है कि इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। और इम्पल्स आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 40, बस वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू मास कितना दे रखा है बॉडी का 2 kg, फाइनल वेलोसिटी आपको चाहिए, मास फिर 2 आ गया, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 4। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आएगी 40 + 8 48 डिवाइडेड बाई 2 24 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि फाइंड वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी एट t = 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स में बताओ, तो ये वाला एरिया निकाल लेते, इतना एरिया 4 सेकेंड वाला, तो यहाँ से यहाँ तक का इम्पल्स आ जाता। या आपसे कहते साहब कि 2 सेकेंड में बताओ, तो ये वाला एरिया ले लेते, इतना ये वाला एरिया, फिर इम्पल्स फाइंड कर लेते इतने सेकेंड के लिए, मेथड सेम रहता। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो एक और क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है कि एक बॉल है, यहाँ से एक 2 kg की बॉल आपने थ्रो की, 4 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, 60 डिग्री के एंगल पे ये बॉल को हिट कर रही है इस डायरेक्शन से। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शंस भी ले लूँ कि ये आपकी वाई डायरेक्शन और ये एक्स डायरेक्शन, ठीक है, तो ये आपने 60 डिग्री पे हिट करती है बॉल, और 60 पे ही रिफ्लेक्ट होके ये उसी स्पीड से वापस आ जाती है 4 मीटर पर सेकेंड से। ऐसे कोलिजन्स को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो जिस एनर्जी से बॉल ने हिट किया उसी एनर्जी से वापस आ रही है, लेकिन जिस मोमेंटम से इसने हिट किया उस मोमेंटम से वापस नहीं आ रही, क्योंकि मोमेंटम में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। एनर्जी हाफ mv², देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m × v। दोनों में v आता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में v का मतलब होता है स्पीड, और मोमेंटम के फॉर्मूले में v का मतलब होता है वेलोसिटी, का मतलब डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो डायरेक्शन तो दिख ही रहा है, चेंज हो गया। पूछ ये रहे हैं कि फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल। बॉल ने वॉल पे कितना इम्पल्स अप्लाई किया ये बताओ, और डायरेक्शन भी बताना है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स फॉर द बॉल एंड द वॉल, दोनों के लिए बताना है। अच्छा है क्या कि जब बॉल इस वॉल को हिट करेगी, थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग हो रहा है ये बॉल एंड वॉल, तो बॉल जब वॉल को हिट करेगी तो क्या होगा, बॉल वॉल पे फोर्स लगाएगी और वॉल बॉल पे भी लगाएगी, दोनों पे फोर्स लगेगा। और एक्शन रिएक्शन लॉ क्या कहता है कि जितना फोर्स बॉल वॉल पे लगाएगी उतना ही वॉल बॉल पे लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। हमें इम्पल्स निकालना है, और मुझे मालूम है फॉर्मूला सामने लिखा है, इम्पल्स चाहिए का मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं तो इम्पल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि देखिए इसकी वेलोसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 डायरेक्शन इन्वॉल्व है एक्स एंड वाई। तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अगर मैं एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में लूँ, ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। तो एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का आएगा 4 cos 60, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। cos 60 कितना होता है, हाफ। और वाई डायरेक्शन वाला आएगा 4 sin 60। इसको हम सॉल्व ही नहीं करते क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये तो हुआ हिट करने से पहले वाला। हिट करने के बाद फिर से अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं, देखिए बॉल आपकी इधर आ रही है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये एंगल फिर 60 डिग्री का होगा। तो ये वाला मोमेंटम ये वाला वेलोसिटी कितना आएगी, 4 cos 60, दैट इज अगेन 2। और ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी, ये आएगी 4 sin 60।
तो अब मैं देख पा रहा हूं कि जब बॉल ने वॉल को हिट किया तो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई। मास तो वैसे ही नहीं चेंज होगा बॉल का। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी भी नहीं चेंज हो रही है, ना वैल्यू चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। हिट करने से पहले भी इधर ही था, हिट करने के बाद भी इधर ही है, यानी वाई डायरेक्शन का मोमेंटम तो चेंज हुआ ही नहीं। सो देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, जीरो। अब बची एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में भी मैं देख रहा हूँ कि हिट करने से पहले भी स्पीड 2 थी और हिट करने के बाद भी 2 है, लेकिन डायरेक्शन बदल चुका है। हिट करने से पहले इधर जा रही थी और हिट करने के बाद इधर आ रही है। अब अगर इसको मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मानूं तो ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन हो गई। तो एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम में अगर निकालूं, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम कितना है, मास कितना है बॉल का 2 kg और वेलोसिटी कितनी है 2, तो फाइनल मोमेंटम आएगा 2 × 2 नेगेटिव, क्योंकि इसको आप नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। और इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम है 2 × 2 प्लस में है, तो ये हो गया 2 × 2, यानी ये आया आपका -8 kg/s। इतना ये चेंज इन मोमेंटम आ रहा है एक्स डायरेक्शन में। और इस चेंज इन मोमेंटम का जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी मोमेंटम इस डायरेक्शन में चेंज हुआ। यानी इस बॉल पे जो फोर्स लगा होगा वो इधर को लगा होगा, इस तरफ। फोर्स का डायरेक्शन अगर बॉल पे देखूं तो जब बॉल ने हिट किया होगा बॉल को, तो फोर्स जो बॉल पे लगा होगा वो इधर को लगा होगा, और वॉल पे जो फोर्स लगा होगा वो इधर लगा होगा। ठीक है, तो इंपल्स तो निकाल लिया आपने। अब वो डायरेक्शन पूछ रहा है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि इंपल्स का क्या डायरेक्शन होता है? जो फोर्स का होता है। तो बॉल पे आप देख रहे हैं फोर्स इधर को लग रहा है, तो बॉल के लिए जो इंपल्स का डायरेक्शन होगा वो यही होगा, और वॉल पे फोर्स उधर को लग रहा है तो वॉल के लिए इंपल्स का डायरेक्शन इधर को होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये है इसमें एक ब्लॉक रखा है किसी सरफेस पे, और ये सरफेस जो है स्मूथ सरफेस है, मान के चलिए, फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस है। तो इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास 5 kg है। इनिशियल स्पीड इस ब्लॉक की 2 मीटर/सेकेंड है। इनिशियल मतलब टाइम 0। और इस पे आपने एक फोर्स लगाया 4T, यानी ये वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स में याद रखना इंपल्स वो है। तो आपने एक फोर्स लगाया 4T, तो आपसे कह रहे हैं कि 3 सेकंड के बाद इसकी स्पीड बताओ क्या होगी। ठीक है, तो हम इसको इंपल्स वाले मेथड से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे कि देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो इंपल्स होता है वो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये हो गया इंपल्स। सब वेक्टर फॉर्म में है। थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, हालांकि आप ऐसे भी रहने दे सकते, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखना, पर फिर भी ये इसको बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन कोई यही है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। वो थोड़ा सिंबॉलिकली लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके कंप्लीट इसको लिख दिया। तो ये इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन ही है, ये है। अब सबसे पहला काम ये करते हैं यहाँ पर, अब इस इक्वेशन को यूज़ करके मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहला काम करते हैं, इंपल्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है तो इंपल्स के लिए ये फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। तो लेट अस फाइंड द इंपल्स। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ का मतलब 4T dt, और आपने 3 सेकंड का बताना है, तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे 0 to 3 सेकेंड्स। तो अब ये इंटीग्रेशन 4 ऐसे ही आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन t²/2, और इसमें लिमिट लगाएंगे 0 to 3, तो 3² 9/2 × 4, यानी कि 18 न्यूटन सेकेंड ये इम्पल्स आ गया आपका 18। आई होप मैंने कैलकुलेशन ठीक की है।
तो 18 न्यूटन सेकेंड आ गया। अब मैं ये इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। आपको इनिशियल स्पीड दे रखी है, मास भी पता है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू स्पीड या वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2। मास हो गया 5 और इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 2 प्लस जे। इम्पल्स कितना फाइंड किया आपने 18। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे प्लस जे भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस माइनस में क्या है कि बॉडी इधर जा रही है, आपने फोर्स भी इधर ही लगाया तो प्लस पे आएगा, बॉडी इधर जा रही है आपने फोर्स उल्टा लगा दिया तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए प्लस माइनस दोनों मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया 5 इंटू 2 इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स आ गया 18 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में मास आएगा और क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी जो आपको बतानी है, और ये 3 सेकंड के बाद ही आएगी क्योंकि 3 सेकंड के लिए इम्पल्स निकाला है आपने। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 2 10 एंड 18 28/5, 28/5 अब फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। आप इसको चाहे तो और सॉल्व कर लें, बट ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान है। और देखते हैं, अच्छा अगर कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही हो, कांस्टेंट फोर्स है ना, इफ़ यू लुक एट दिस इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें। इस इक्वेशन को अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो m इंटू वी एम यू प्लस m इंटू ए इंटू टी, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। मास से मल्टीप्लाई कर दूं फाइनल मोमेंटम। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। मास से मल्टीप्लाई कर दूं इनिशियल मोमेंटम प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर ये एक्सेलरेशन है तो प्लस आएगा, रिटार्डेशन है का मतलब अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो माइनस आएगा, तो प्लस माइनस। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स। तो ये वही आपकी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन आ गई। ये देखो वही इक्वेशन आ गई, सेम यहां से भी आ गया। ये क्यों बता रहा हूं कि कांस्टेंट फोर्स अगर लग रहा होगा, आप इसको यूज कर लो डायरेक्टली या इससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल फोर्स अगर होगा तो फिर ये इक्वेशन आपके ज़्यादा काम आने वाली है, फिर ये वाला मेथड आपका लेंदी हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए एक क्वेश्चन और है। ये एक पाइप है, इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दे रखा है आपको। इस पाइप में एक लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसकी स्पीड v दे रखी है। स्पीड कह रहा हूँ, नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी तो देखिए यहाँ पर ये है, फिर ये चेंज हो गई, तो स्पीड v है थ्रू आउट, ठीक है। और इस लिक्विड की डेंसिटी आपको दे रखी है रो। आपसे कह रहे हैं कि बताओ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द लिक्विड ऑन द पाइप। ये लिक्विड इस पाइप पे कितना इम्पल्स अप्लाई कर रहा है, कहाँ पर, एट द कॉर्नर, ऑन द पाइप एट द कॉर्नर। कॉर्नर पे बताना है, कॉर्नर मतलब यहाँ पर बताना है। होगा क्या कि जब यहाँ से लिक्विड आगे बढ़ेगा तो इसको हिट करेगा। जब हिट करेगा पाइप की इस वॉल को या कॉर्नर को, तो लिक्विड पाइप पे फोर्स लगाएगा, पाइप लिक्विड पे लगाएगा। अब क्योंकि पाइप ने लिक्विड पे लगाया तो लिक्विड का डायरेक्शन देखो, मोमेंटम चेंज हो गया। और जो लिक्विड पाइप पे लगाएगा तो उससे पाइप इधर उधर होगा। तो दूसरा पार्ट वही पूछ रहे हैं कि व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द पाइप टू कीप इट एट रेस्ट। इस पाइप को रेस्ट में रखने के लिए पाइप में आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। पहले आप सिचुएशन समझिए। एक पाइप है जिसको आपने फिक्स नहीं कर रखा है, ठीक है, ये वैसे ही रखा हुआ है। अब इस पर लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब ये लिक्विड यहाँ से फ्लो करेगा तो कॉर्नर को हिट करेगा, यानी लिक्विड इस पाइप पे फोर्स लगाएगा, ठीक हो गया। जिस फोर्स से ये पाइप इधर उधर जाएगा, तो इसको रोकने के लिए आपने कितना फोर्स इस पे लगाना है ये बताना है। इसी तरह से जब लिक्विड पाइप पे यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो पाइप भी लिक्विड पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से लिक्विड का मोमेंटम चेंज हो गया। तो पहले पार्ट में बताना है इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द लिक्विड ऑन द पाइप कॉर्नर, इम्पल्स बताना है, और फिर दूसरा पार्ट तो देखते हैं। तो मान लीजिए कि इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी सेकेंड्स में इतना लिक्विड फ्लो करता है, मान लीजिए, बाद में इसको चेंज कर देंगे। देखो इतना तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको पता हो ही गया होगा,
न्यूमेरिकल्स में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे यहाँ हमें ए दे रखा है, वी दे रखा है, रो दे रखा है, 3 चीज़ें दे रखी हैं, तो आपका आंसर इन्हीं 3 में आना चाहिए। बाकी आप एज्यूम कुछ भी कर लीजिए, एज्यूम आप दुनिया भर की चीज़ें कर लीजिए, लेकिन आंसर आपका इन्हीं के टर्म्स में आएगा जो गिवन है। अपने मन से आप कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बाद में एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ एज्यूम किया कि डेल्टा टी सेकेंड में इतना लिक्विड, इतना मास लिक्विड का इस क्रॉस सेक्शन से आगे बढ़ता है। तो अब हम इस मास की बात करके चलेंगे, ठीक है। तो फिर इम्पल्स निकालना है। अब देखो अगर मैं फिर से एक्स और वाई डायरेक्शन की बात करूं तो ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई मान लो। तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम क्या है। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा है मास इनटू वेलोसिटी, डेल्टा एम इनटू वी। अब मोमेंटम है तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कौन सी है? एक्स, तो मैं इसे आई कैप लिख देता हूँ। इतना आपने पढ़ ही लिया होगा, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप और वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप। फाइनल मोमेंटम कितना है? फाइनल मोमेंटम की अगर मैग्नीट्यूड देखूं तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही है। डायरेक्शन क्या है? माइनस जे, निगेटिव वाई में जा रहा है। अब हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। तो दो वेक्टर्स अगर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, आपको ए माइनस बी फाइंड करना है। क्या करेंगे कि दोनों वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करिए, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करिए और लेटर टू फॉर्मर ज्वाइन कर दीजिए। लेटर टू फॉर्मर, ये देखो लेटर टू फॉर्मर ज्वाइन कर दीजिए, आपको ए माइनस बी मिल जाएगा। ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, यही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसे करने वाला हूँ आप देखो। तो हमारा एक वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है, एक्स डायरेक्शन में है, और जो फाइनल मोमेंटम है वो माइनस जे यानी इधर को है, ये हमारा फाइनल मोमेंटम है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो लेटर टू फॉर्मर ज्वाइन कर दीजिए। लेटर टू फॉर्मर, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ये आ गया डेल्टा पी, ये डेल्टा पी आ गया, ये तो आ गई डायरेक्शन, और ये डेफिनेटली 45 डिग्री पे आएगा क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जब सेम होता है तो रिजल्टेंट बीच में आता है, बिल्कुल ये पढ़ा होगा आपने। तो ये 45 के एंगल पे आ रहा है, ठीक है। अब बचा इसका मैग्नीट्यूड डेल्टा पी का। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा होगा। दोनों मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये आएगा पी रूट टू, वेर पी इज द मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देखो डेल्टा एम इंटू वी यहाँ भी है, डेल्टा एम इंटू वी यहाँ भी है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन का डिफरेंस है, तो यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो पी की जगह क्या आएगा? डेल्टा एम इंटू वी इंटू रूट टू, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लिक्विड पे जो फोर्स लग रहा है, ये चेंज इन मोमेंटम आपने किसके लिए फाइंड किया? लिक्विड के लिए। तो इस लिक्विड पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो चेंज इन मोमेंटम यानी जो इम्पल्स आ रहा है यही आपका इम्पल्स है। दिस इज द इम्पल्स, डेल्टा एम वी इंटू रूट टू, ये इम्पल्स आ गया। इसमें अभी डेल्टा एम को हमें हटाना है, वो भी हटा लेंगे, लेकिन ये इम्पल्स आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इम्पल्स का होगा। ये इस पूरा कनेक्टेड है आपस में। चेंज इन मोमेंटम उधर ही होगा जिधर फोर्स लगेगा, और फोर्स जिधर लगेगा उधर ही इम्पल्स होगा, यानी इम्पल्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन सेम। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम इधर आ रहा है, यानी इस लिक्विड पे फोर्स इधर लग रहा है, और ये फोर्स किसने लगाया होगा? पाइप ने लिक्विड पे लगाया होगा। तो यही चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन, यही फोर्स का डायरेक्शन, तो यही इम्पल्स का डायरेक्शन। तो इम्पल्स का डायरेक्शन आ गया, इम्पल्स की वैल्यू आ गई, डेल्टा एम अभी हटाना है, अभी बताता हूँ कैसे हटाएंगे।
तो अगर पाइप लिक्विड पे फोर्स इधर लगा रहा है तो लिक्विड पाइप पे इधर लगा रहा होगा इतना ही फोर्स इधर को लगा रहा होगा। ठीक है, अब हमें इसको रोकना है अगर, तो इस फोर्स से पाइप इधर को जाएगा, तो हमें रोकना है तो हमें इधर को लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो रिपीट कर देता हूँ। देखो लिक्विड के लिए आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला, इधर को आया, तो लिक्विड के लिए चेंज इन मोमेंटम इधर को आ रहा है, तो लिक्विड पे जो फोर्स पाइप लगा रहा होगा वो भी इधर ही आएगा, और लिक्विड पे जो इम्पल्स आ रहा होगा उसका डायरेक्शन भी इधर ही आएगा। ये तीनों डायरेक्शन एक जैसे। अब लिक्विड पे फोर्स इधर लग रहा है तो इसका मतलब पाइप पे इधर लग रहा होगा, और ये फोर्स किसने लगाया होगा? लिक्विड ने पाइप पे लगाया होगा। तो जब इस फोर्स की वजह से पाइप इधर को जाने की कोशिश करेगा तो इसको रोकने के लिए आपको इधर लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए, डायरेक्शन समझ गए। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर लेते हैं। तो ये देखो, आपने चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लिया, इम्पल्स फाइंड कर लिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये होता है चेंज इन मोमेंटम, आपका ये आ रहा है डेल्टा एम इंटू वी रूट 2 डिवाइडेड बाई टाइम। ये आ गया फोर्स। लेकिन इसमें डेल्टा टी और डेल्टा एम को हटाना है, ये हमने एज्यूम किया था, तो इसके लिए सिंपल फार्मूला यूज़ होना है और कुछ नहीं। तो देखो कैसे यूज़ होना है। तो फार्मूला ये यूज़ होना है कि आपने कहा था साहब इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी सेकेंड में इतना लिक्विड आगे बढ़ा, ये कहा था आपने। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपको दे रखी है रो, मास आपने डेल्टा एम ले रखा है, अब बचा वॉल्यूम। अब इस क्रॉस सेक्शन से कितना लिक्विड डेल्टा टी सेकेंड में आगे बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा? ए इसका क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई वी इंटू डेल्टा टी। इतना लिक्विड इस क्रॉस सेक्शन से आगे बढ़ेगा। ये वॉल्यूम आ रहा है लिक्विड का डेल्टा टी सेकेंड के लिए। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज क्रॉसिंग दिस एरिया इन डेल्टा टी सेकेंड्स। ठीक है, बस तो आप डेल्टा एम को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा? रो इंटू ए इंटू वी इंटू डेल्टा टी। इसको यहाँ रख दीजिए तो फोर्स आ जाएगा आपके पास। तो डेल्टा एम की जगह ये आ गया रो इंटू ए इंटू वी फॉर स्पीड, ठीक है, इंटू डेल्टा टी एंड रूट 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो एम भी हट गया और डेल्टा टी भी हट गया। एक क्वेश्चन ये भी है और देखते हैं। देखिए ये भी एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास 0.04 kg है, और इस पार्टिकल का आपको टाइम पोजीशन ग्राफ दे रखा है। टाइम पोजीशन ग्राफ, ठीक है, ये पोजीशन और ये टाइम, और ये ग्राफ ऐसा आ रहा है। यहाँ पर आपको याद दिला दूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि टाइम पोजीशन ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी। स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो होता है पॉजिटिव स्लोप होता है, और ये जो होता है ये नेगेटिव स्लोप होता है। और आप यहाँ पे दोनों तरह के स्लोप देख पा रहे हैं, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। और मैंने जैसे बताया कि टाइम पोजीशन ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी। तो ये पॉजिटिव स्लोप है का मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी। तो पॉजिटिव नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा है आपसे कि ऐसी सिचुएशन को आप बताइए, ये किस तरह की सिचुएशन बन रही है, कब आएगा ऐसा टाइम पोजीशन ग्राफ, ऐसा क्या हो रहा है इस पार्टिकल के साथ कि इसका टाइम पोजीशन ग्राफ ऐसा आ रहा है। तो मैंने आपको बताया, आप सीक्वेंस देखिए। टाइम पोजीशन ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी, पहली बात। ये कैसा स्लोप है? पॉजिटिव। ये कैसा स्लोप है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव, नेगेटिव, और स्लोप मतलब यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी। तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी, ये है आपकी नेगेटिव वेलोसिटी, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो क्या मतलब है? पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी। अब ऐसा मत समझ लेना कि ये पॉजिटिव ही होता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई भी डायरेक्शन नेगेटिव नहीं होता,
इसको ध्यान रखिए, एजम्पशन है जिस मर्जी डायरेक्शन को आप प्लस ले लीजिए उसके अपोजिट माइनस हो जाएगा। कई बार मैंने देखा है बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ऊपर को प्लस लेना है, निगेटिव को माइनस लेना है, कुछ नहीं, किसी को प्लस ले लो उसके अपोजिट माइनस। ठीक है, तो जब मैं कह रहा हूँ ये पॉजिटिव तो याद मत कर लेना ये पॉजिटिव, एज्यूम कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, यानी ये पार्टिकल किन्हीं दो वॉल्स के बीच में ऐसे 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 किसके कोलिजन्स हो रहे होंगे, इस तरह की सिचुएशन कुछ ये होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, कह रहे हैं कि टाइम, अब जब कोलिजन्स हो रहे होंगे वॉल के साथ तो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा तो इम्पल्स। तो आपसे कह रहे हैं टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इम्पल्सेस रिसीव्ड बाय द पार्टिकल। अब ये बार बार हो रहा है, बार बार टकरा रहा है तो बार बार इम्पल्स लग रहा है। एक बार टकराया, वापस आया, फिर टकराया, फिर इधर गया, फिर टकराया, फिर टकराया, तो बार बार टकरा रहा है। कंसेक्यूटिव मतलब एक बार टकराया फिर अगली बार टकराया, इसके बीच का टाइम ये बताना है। तो ये देखो यहां पर अगर देखें, इस पॉइंट से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है और इस पॉइंट के ठीक बाद में इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, यानी इंपैक्ट यहां हो रहा होगा कोलिजन, यहां पे कोलिजन हो रहा होगा। इसमें भी देखो बी पॉइंट को, बी पॉइंट से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है और बी के ठीक बाद पॉजिटिव हो गई, तो यहां पे भी इंपैक्ट हो रहा होगा। तो एक इंपैक्ट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तो इसका ड्यूरेशन बताना है। तो क्या ड्यूरेशन होगा, पहला यहां हो गया, दूसरा यहां हो गया, तो इसका ड्यूरेशन कितना हो गया, 2 सेकेंड्स, सॉरी 1 सेकेंड, है ना। तो एक तो ये पार्ट हो गया, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंपल्सेस रिसीव्ड बाय द पार्टिकल। सॉरी, ये पहला कोलिजन यहां हुआ, उसके बाद पार्टिकल आगे बढ़ा। अब हम काउंट करना शुरू करेंगे, तो एक कोलिजन यहां हुआ, फिर यहां हुआ, इससे पहले वेलोसिटी कुछ और थी, इसके बाद डायरेक्शन चेंज हो गया। ये ड्यूरेशन आपको कितना दे रखा है, 2 सेकेंड, और ये कितना दे रखा है, 4 सेकेंड, यानी ये 0 2 ये 6 है, सॉरी, एंड दिस इज 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 4, यहाँ पे कितना होगा 8, यहाँ कितना होगा 10, एंड फिर दिस इज 12। इस तरह की टाइमिंग आपको दे रखी है, 0 2 4 6 8 10 12 ये दे रखा है। तो अब बात करते हैं, तो देखिए इस पॉइंट से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, इसके बाद नेगेटिव। अब यहाँ पे बी पॉइंट को देखो, तो इससे पहले नेगेटिव, इसके बाद पॉजिटिव, यानी एक कोलिजन यहाँ हुआ और एक कोलिजन यहाँ हुआ, तो ये 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का टाइमिंग कितना आ गया, 2 सेकेंड्स। सो दिस इज 2 सेकेंड्स। पहले पार्ट का आंसर आ गया आपका। अब वो कह रहा है कि इम्पल्स बताओ आप। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम के लिए आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो अब आप देखो कि इससे पहले वाली वेलोसिटी अगर निकालनी है तो इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ये वाला स्लोप कितना आएगा आपका, जो कि पॉजिटिव है, तो ये स्लोप कितना आएगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, tan ऑफ दिस एंगल, तो दिस अपॉन दिस, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, यानी 2/2 कितना आया 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ रही है। ऐसे ही इसका स्लोप निकालेंगे तो ये स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इतना ही, ये भी 2/2 आएगा, लेकिन ये किस में आएगा, -1 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई आपकी, यानी ये हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। बस, तो इम्पल्स आसान है, पार्टिकल का मास आपको दे ही रखा है 0.04 मल्टीप्लाइड बाई v माइनस यू। एम को मैंने कॉमन ले लिया, v माइनस यू, तो v कितना है -1, फाइनल वेलोसिटी -1 और इनिशियल वेलोसिटी 1, तो ये हो गया -2 इंटू 0.04, जो भी यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड आ जाएगी यहाँ पे, ये इम्पल्स हो गया। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है कि एक बॉल है जो 50 ग्राम की बॉल है, इसको आपने 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, ये ग्राउंड को हिट करती है और रिबाउंड होती है, और रिबाउंड होकर किस हाइट तक जाती है, 1.25 मीटर हाइट तक जाती है। ठीक है, तो ये है मोशन अंडर ग्रेविटी।
तो आपसे कह रहे हैं फाइंड इम्पल्स, इम्पल्स बताइए। और दूसरे पार्ट में कह रहे हैं एवरेज फोर्स बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड इफ इम्पैक्ट टाइम इज 0.1 सेकेंड, ये क्वेश्चन है। तो इम्पल्स के लिए मैं क्या करूँगा, फिर वही चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम के लिए क्या ज़रूरत होगी, जब ये बॉडी ग्राउंड को हिट करने वाली होगी, इसकी वेलोसिटी हम u ले लेते हैं, और जिस वेलोसिटी से इसने ग्राउंड को छोड़ा है या जिस वेलोसिटी से ये रिबाउंड हुई है उसको हम v ले लेते हैं। इस हाइट को थोड़ी देर के लिए h1 मान लूँ, ये वाली हाइट को, और इस हाइट को थोड़ी देर के लिए h2 मान लूँ, ठीक है। तो ये u वेलोसिटी को मैं h1 के टर्म में लिख सकता हूँ 2gh1। सिंपल फार्मूला मैंने लगाया, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। जब आपने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी √2gh, यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर 2gh आ रहा है, तो v कितना आ जाएगा, √2gh। ऐसे ही जब आप यहाँ से प्रोजेक्ट करोगे तब भी यही इक्वेशन लगाओगे, तो इस फाइनल वेलोसिटी को मैं लिख लेता हूँ फिर से √2gh1, ये हो गया। इनिशियल भी आ गई, फाइनल भी आ गई, तो निकाल लीजिए चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब डायरेक्शन, जब नीचे आ रही है बॉल तो वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए, ऊपर जाते समय देखिए। तो अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ और नीचे वाली को नेगेटिव मान लूँ, ठीक है, तो ऊपर वाली प्लस में लिखी मैंने, नीचे वाली मैंने माइनस में लिखी, तो ये आ रहा है +2mv, यानी चेंज इन मोमेंटम प्लस में आ रहा है। और आपने कौन सी डायरेक्शन प्लस मानी है, ऊपर वाली। इसका मतलब ये पता चल गया कि बॉल पे ग्राउंड ने जो फोर्स लगाया होगा वो अपवर्ड लगाया होगा, इसीलिए रिबाउंड हुई। देखो डायरेक्शन में कंफ्यूज मत हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसी को प्लस ले लो किसी को माइनस ले लो। यहाँ पर आप उल्टा भी कर सकते थे, इसे प्लस ले लो उसे माइनस ले लो, तो आंसर आपका अकॉर्डिंगली आ जाएगा, आंसर सेम आएगा। इसको ध्यान रखना। अगर मान लीजिए मैं डाउनवर्ड वाले को प्लस ले लेता और अपवर्ड वाले को माइनस ले लेता और आप चेंज इन मोमेंटम निकालते, तो ये वेलोसिटी आपने u ली थी और ये v ली थी, तो क्या निकालते, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, ये फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल क्या लिखते, m इंटू यू, प्लस में लिखते ये चेंज, तो क्या आता, -2mu आता, -2mv माइनस यू आता, सॉरी मतलब ये निगेटिव आता, v और u अलग। तो निगेटिव का मतलब अब की बार आपने निगेटिव अपवर्ड माना तो फिर अपवर्ड आ रहा है, देखो, यानी बॉल पे जो फोर्स लगेगा वो तो अपवर्ड ही लगना है। प्लस माइनस आपकी चॉइस है, आप किसी को प्लस मान लो किसी को माइनस मान लो, ठीक है। तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया। सॉरी मैंने यहाँ पे +2mv लिख दिया, ये +2mv नहीं होगा सीधा सीधा, क्योंकि v और u की वैल्यू अलग अलग है। हाँ, मास को आप जरूर कॉमन ले सकते हैं, तो v की जगह आएगा कितना, √2gh1 h2 सॉरी, ठीक है। और u की जगह कितना आएगा, +√2gh1, ये आपका इम्पल्स आ गया। अब अगर फोर्स निकालना है तो फिर आप इसको अप्लाई कर लीजिए कि इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, F इंटू टी। इम्पल्स आप फाइंड कर चुके हैं, टाइम आपको दे रखा है, तो F हो जाएगा J/T या ΔP/ΔT, एक ही बात है। तो इम्पल्स को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, फोर्स आ जाएगा। और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है तो चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तब भी फोर्स आ जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ये और है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, दूसरा ब्लॉक इसका मास m2 है। दोनों ब्लॉक को आपने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है एंड दीज ब्लॉक्स आर रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। ये जिस सरफेस पे रखे हुए हैं ये स्मूथ सरफेस है, यानी फ्रिक्शन कहीं नहीं है। अब आपने क्या करा कि इस सिस्टम पे या इस ब्लॉक पे आपने एक फोर्स लगाया, कितना लगाया, अल्फा इंटू टी, ठीक है। और ये फोर्स आपने t1 सेकेंड तक लगाया मान लीजिए, और t1 सेकेंड के बाद या t1 सेकेंड जिस समय ख़त्म हुआ उस समय इस ब्लॉक की वेलोसिटी आपको दे रखी v1, कि वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एट t1 सेकेंड इज़ v1। तो आपसे कह रहे हैं इसकी बताओ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो ब्लॉक है, स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, मासेस दे रखे हैं।
एक फोर्स आपने यहाँ पे लगाया, मान लीजिए इतना फोर्स लगाया अल्फा इंटू टी, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। ये फोर्स जब लगाया तो टी इक्वल टू 0 टाइम लेके चलिए। अब आपने फोर्स ये t1 सेकेंड तक लगाया, तो t1 सेकेंड के बाद इस ब्लॉक की वेलोसिटी तो v1 है, तो आपसे कह रहे हैं इसकी बताओ। अब यहाँ पे स्प्रिंग जरूर लगा है, स्प्रिंग से कन्फ्यूज़न होगा कि जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग खींचेगा, स्प्रिंग खींचेगा तो स्प्रिंग का भी फोर्स आएगा। लेकिन आप याद कीजिए, जब हम पहले डिस्कशन किया है तो मैंने आपको बताया था, जब भी आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस काउंट होते हैं। मोशन में कोई चेंज होगा तो एक्सटर्नल की वजह से होगा, इंटरनल की वजह से मोशन चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्रिंग खींचेगा जरूर, ये बात सही है, या तो खींचेगा या कंप्रेस होगा, दोनों केसेस में स्प्रिंग का फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। लेकिन ये कौन सा फोर्स होगा? इंटरनल फोर्स, बिकॉज दिस स्प्रिंग इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम का पार्ट है। तो सिस्टम में जितनी बॉडीज या जितने पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो पार्टिकल आपस में जो फोर्स लगाते हैं वो इंटरनल फोर्स होता है। तो इसमें हमारे पास 2 ब्लॉक हैं और एक स्प्रिंग है, ये तीनों सिस्टम का पार्ट है। तो स्प्रिंग वाला फोर्स को इंटरनल फोर्स की कैटेगरी में अगर रख के चले तो इस फोर्स का हमारे डिस्कशन में कहीं रोल ही नहीं है। तो फॉरगेट अबाउट द स्प्रिंग, स्प्रिंग को भूल जाओ। तो अब हम सिंपल अपनी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या कह रही है कि इनिशियल मोमेंटम प्लस या माइनस इम्पल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये है। प्लस माइनस मैंने बताया था आपको कि अगर फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन की डायरेक्शन में ही लग रहा है तो फिर प्लस में, और अगर उल्टा लग रहा है तो माइनस। तो यहाँ पे देखो ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो डेफिनेटली वो भी उधर ही जा रहा होगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ये फोर्स है तो प्लस आएगा। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियली पूरा सिस्टम आपका रेस्ट पे था, अब आपने फोर्स लगाया, मतलब ये फोर्स लगाया, तो इस फोर्स का जो इम्पल्स आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स का इम्पल्स क्या आएगा, वो फॉर्मूला है। तो वेरिएबल फोर्स हो गया आपका अल्फा टी डी टी, ठीक है। और इसे आप इंटीग्रेट करेंगे 0 टू t1, क्योंकि t1 सेकेंड की बात हो रही है, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब ये कितना आएगा, अल्फा बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन t²/2, और फिर t को आप t1 से रिप्लेस करेंगे तो t1²/2, ये आपका इम्पल्स आ गया, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या है कि इस ब्लॉक के पास कितना आया, m1 इंटू v1, और दूसरे ब्लॉक के पास आया मान लो m2 इंटू v2, जिसमें m1 पता है, v1 पता है, m2 पता है, v2 आ जाएगा। ये आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन और बता देता हूं। एक क्वेश्चन ये है, देखिए, एक पुली है, फिक्स पुली है, मासलेस है, स्मूथ है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, ठीक है, और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी सारी आइडियल कंडीशंस है पुली और स्ट्रिंग को लेके। इस स्ट्रिंग के यहाँ पे देखिए एक पैन है और दूसरे एंड के साथ एक ब्लॉक है जिसका मास m है। इस पैन का मास आपको m2 दे रखा है और पार्टिकल एक ये है m1 मास का, जिसको किसी हाइट से आप इस पैन पे ड्रॉप करते हैं। ये सिचुएशन है कि पार्टिकल ऑफ मास m1 इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट ऑन टू द पैन, ठीक है। सिस्टम आप समझ रहे हैं, एक स्ट्रिंग है, पुली है, स्मूथ पुली है, फ्रिक्शन विक्शन का कोई रोल नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड द स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग के एक तरफ एक एंड पे ये पैन है और दूसरे एंड पे ये ब्लॉक है, और पैन पे एक पार्टिकल हम ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, और ये भी दे रखा है कि ये पार्टिकल इस पैन को जब हिट करता है तो v स्पीड से करता है, v से। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ द सिस्टम। अब होगा क्या, आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे पैन को अलग से ड्रॉ करूँ और ये पार्टिकल जब इसको हिट करेगा तो पार्टिकल इस पैन पे एक फोर्स लगाएगा, मान लीजिए n, तो पैन भी पार्टिकल पे एक फोर्स लगाएगा n। ये फोर्स तो हो गया बिटवीन द पार्टिकल एंड द पैन। फिर इस फोर्स की वजह से, और ये जो ब्लॉक आपने यहाँ पे हैंग कर रखा है, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन भी होगा, और आप जानते हैं कि स्ट्रिंग अगर लाइट स्ट्रिंग है तो लाइट स्ट्रिंग में टेंशन थ्रू आउट सेम होता है, और अगर पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तब भी, ठीक है। तो ये टेंशन मान लीजिए T है। अब इस ब्लॉक का ये वेट है mg, ठीक है, ये इसका वेट हो गया। तो आपसे कह रहे हैं फाइनल स्पीड बताओ क्या होगी। अब यहाँ पे आप एक, अच्छा, इसी तरह से इस पैन का भी वेट होगा m2g, और जब ये
पार्टिकल इस पेन में आएगा तब उसका वेट भी काउंट होगा। अब यहाँ पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी सीखने को मिलेगी। सिचुएशन क्या है आप देखो, देखिए जब आप अच्छा वो कह रहे हैं कि जब पार्टिकल पेन को हिट करता है तो ये जो कोलिजन है ये इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को हिट करती है तो हिट करने के बाद सेपरेट नहीं होती, वही रह जाती है। इसका मतलब जब पार्टिकल पेन को हिट करता है, इनइलास्टिक कोलिजन में हिट करता है, तो ये पार्टिकल पेन में ही रह गया, यानी रिबाउंड नहीं हुआ। ये रिबाउंड नहीं हुआ, ये पेन में ही रहता है, रेस्ट पे आ गया इमीडिएटली। ठीक है, अब हमको फाइनल स्पीड सिस्टम की बतानी है, तो मैं यहाँ पे अपनी वही इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन यूज़ करूँगा जो क्या कहती है कि इनिशियल मोमेंटम प्लस या माइनस इम्पल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप देखो कैसे करेंगे इसको। तो देखो पार्टिकल की बात करूँ, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल का m इंटू वी, ये नीचे आ रहा है तो ये वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है m इंटू वी, यानी इस मोमेंटम का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। जबकि पार्टिकल पे जो रिएक्शन फोर्स पेन ने लगाया वो अपवर्ड है, तो ये आएगा माइनस। और क्योंकि ये हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला है तो n इंटू डी टी लिख लेते हैं इम्पल्स को सिंबॉलिकली, वैल्यू नहीं फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है, फाइनल मोमेंटम पार्टिकल का हो जाएगा m इंटू वी, का मतलब पार्टिकल आया, इसने पेन को हिट किया, और डेफिनेटली जब ये पेन को हिट करेगा तो पेन पे नीचे फोर्स लग रहा होगा, तो ये पेन नीचे को ही जाएगा, इसके साथ पार्टिकल भी जाएगा। हिट करने से पहले पार्टिकल की स्पीड v थी, हिट करने के बाद ये पेन के अंदर ही रह गया, तो जो स्पीड पेन की हो गई वही पार्टिकल की भी हो जाएगी। तो ये तो मैंने बात की पार्टिकल की, और क्योंकि पार्टिकल का मास हमने m1 ले रखा है तो ये m1 हो गया। दिस इज फॉर द पार्टिकल। अब यही बात अगर मैं पेन के लिए करूं तो पेन के केस में क्या होगा कि पेन का मास कितना है m2, लेकिन इनिशियली पेन आपका रेस्ट पे था, पूरा सिस्टम रेस्ट पे था। पहले पार्टिकल को ड्रॉप करने से पहले पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, ऐसा हम मान के चल रहे। ठीक है, अब आया इम्पल्स। अब देखो हिट करने के बाद पार्टिकल ने जब पेन को हिट किया तो पेन नीचे जा रहा है, अलोंग विद द पार्टिकल पेन नीचे जा रहा है, लेकिन ये इक्वेशन में सिर्फ पेन के लिए लिख रहा हूँ। तो पेन नीचे जा रहा है और पेन पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे को ही लग रहा है, पार्टिकल ने इसमें जो फोर्स लगाया वो ये लगाया। अब यहाँ पर मैं इस पेन के वेट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट, समझ गए? पेन के वेट को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इम्पैक्ट है, तो जिससे कि इम्पैक्ट की वजह से जो फोर्स लग रहा है जिसको आप n से डिनोट कर रहे हो, दैट फोर्स वुड बी वेरी लार्ज, और उसके कंपैरिजन में आप इस वेट को इग्नोर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, शुरू में बताया था कि इम्पल्स का मतलब क्या है कि अ लार्ज फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। जब इम्पैक्ट टाइम छोटा होता है तो फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस फोर्स के कंपैरिजन में बाकी फोर्सेस को आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो अब पेन पे ये लग रहा है, अच्छा इस इम्पैक्ट की वजह से स्ट्रिंग का टेंशन भी बहुत इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि ये जो टेंशन है या तो वेट की वजह से था, पहले किसकी वजह से था टेंशन? वेट की वजह से। वेट को अब आप इग्नोर कर रहे हो, तो अब कौन सा फोर्स एक्टिवेट हो गया? n, जो पार्टिकल ने अप्लाई किया, तो इसकी वजह से टेंशन भी ज़्यादा होगा, तो टेंशन को इग्नोर नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो अब मैं पेन के लिए देखूं तो पेन पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो n लग रहा है नीचे और t लग रहा है ऊपर, तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन n माइनस टी, क्योंकि n डाउनवर्ड है और t अपवर्ड है, डी टी इक्वल्स टू मास ऑफ द पेन, और वेलोसिटी इसकी ये है। ठीक है, ये हो गया, दिस इज फॉर द पेन। अब इस ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक में t लग रहा है, mg को इग्नोर करेंगे बिकॉज दिस t इज़ वेरी लार्ज, और डेफिनेटली जब ये पेन नीचे जा रहा होगा तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा v स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम ब्लॉक का भी जीरो, और टेंशन ऊपर है, तो ये होगा t dt। अब इसका इम्पल्स निकालोगे t का,
और यहाँ पर आएगा ब्लॉक का मास m इंटू वी, और ये भी ऊपर ही है, टेंशन भी ऊपर, वी भी ऊपर, दोनों प्लस में आ रहे हैं। इनको सॉल्व करके आप v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यू कैन इजीली सॉल्व, ये देखो ये तो सब जीरो ही हो गया, इनको सॉल्व करिए और v फाइंड कर लीजिए, आसानी से v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज हाउ यू कैन यूज इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन इन डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वीडियो में फ्रिक्शन से रिलेटेड अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा न्यूमेरिकल्स का, जिसमें वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे, और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले क्या क्या बातें आपको समझनी है, ताकि आप क्वेश्चन बहुत आसानी से फटाफट कर सकें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ पूरा वीडियो देखिए आराम से, तसल्ली से, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी लेके आता हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।